तो अस्सलाम वालेकुम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी एसटीएम में। तो मैं आप सभी के लिए जो कि आंसर किया जाने कि आपके एग्जाम से पहले उर्दू का सब्जेक्टिव का आंसर के लेके आ गया हूं। जी हाँ गाइस, सब्जेक्टिव का आंसर के मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले मैंने उर्दू की ऑब्जेक्टिव की आंसर के डाल चुका हूं। यानी कि आपका जो क्लास 9वीं का यानी कि 9th क्लास का जो आपका एग्जाम हो रहा है वो आपके एग्जाम से पहले ही मैंने आपका 9th क्लास का क्वेश्चन डाल दिया है। और हमारे यहाँ जो है और स्कूलों में यानी उर्दू वाली जो स्कूल रहती है वहाँ क्लास हो ही है, यानी कि एग्जाम हो चुकी है, इसलिए हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है बाबू, याद रखिएगा आप लोग। तो 9th क्लास का यानी कि उर्दू का आंसर के सब्जेक्टिव का है। ठीक है, आपका तो एग्जाम होने वाला है, एकदम सेम टू सेम रहेगा। मैंने इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर के डाल दिया है, ऑब्जेक्टिव का। जी हाँ गाइस, उर्दू वाले जो बच्चे देख रहे हैं उस मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव का मैंने आंसर के डाल दिया है। नहीं देखा ऑब्जेक्टिव का जो इसका एग्जाम होने वाला 2022 में क्लास 9th का, तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन वीडियो का होगा। ऑब्जेक्टिव का 1 से लेके आपका 100 तक जो है, जिसमें 50 सही करना है, उसमें मैंने 60 से 70 तक सही सही बताया है। जाके उसको याद कर लीजिएगा और वही एग्जाम में ले जाइएगा। ठीक है, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। अभी मैं सब्जेक्टिव का आंसर के बताने वाला हूं आपका। ठीक है, पूरा पूरा, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम सब्जेक्टिव के पहले क्वेश्चन को चलते हैं। मैंने ऑब्जेक्टिव का बाबू पूरा करा दिया। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव का पूरा करा दिया। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बाबू, लिंक जाके आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में से जाके देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देख लीजिए हमारा आ चुका है यहाँ पे सब्जेक्टिव। जी हाँ गाइस, यानी कि सेक्शन बी देख लीजिए आप लोग, है ना। उर्दू का सेक्शन बी है, यानी कि खंड ब, यानी कि हमने इसमें सेक्शन ए बता दिया जिसमें ऑब्जेक्टिव था उर्दू का 1 से 100 तक, इसमें 60 से 70 था, पूरा बता दिया, जाके देख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसका हर एक सब्जेक्ट का हमारे चैनल पे जो है आंसर के डाला जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्या कीजिए, हमारे टेलीग्राम का जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम को। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको हर एक सब्जेक्ट का आंसर की आपको मिल जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, सोशल साइंस, हिंदी, नॉन हिंदी, यानी कि आपका साइंस, मैथ जो भी है सारा का आंसर डाला जा चुका है। टेलीग्राम का जो लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस चैनल पे उर्दू का अगर आप अच्छी तैयारी चाहते हैं, उर्दू की पढ़ाई, ठीक है, उर्दू की अच्छे से पढ़ाई, तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि मैं उर्दू का 10वां में 1 से लेकर हर एक चैप्टर का तैयारी कराने वाला हूं, एकदम अच्छे से, उर्दू और उर्दू ग्रामर दोनों का, है ना। तो मैंने बता भी दिया, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि मैं इतना बेहतरीन से समझाऊंगा, जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा अब तक कि मैं आपको समझाता ही रहूंगा, एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उर्दू वाले बच्चे और न हिंदी वाले जो भी है, क्योंकि हमारे चैनल पर हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक तो जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका फायदा होने वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, दर्जाजील अनुवाद में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखें। यानी कि 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, आपके मैट्रिक में भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए है जमूरिया, ईद उल फित्र 2 है मेरा पसंदीदा खेल, डी है ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे से यानी कि इसी 1 नंबर सवाल का, इसमें से ए बी सी डी, इसमें से जो भी आपको आता है चारों में से, उसमें से एक को आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का आपको आंसर के बताने वाला हूँ और देने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, ईद उल फित्र भी बहुत आसान है, यानी कि सवाल जो आपको पता है ना कैसे लिखना है, यानी कि जवाब देना होता है तो सवाल ऐसे पहले लिखा जाता है। सवाल नंबर 1 है तो सवाल नंबर 1 हो गया। ठीक है, छोड़ दीजिएगा, सवाल नंबर 1 हो गया। यहाँ पे किसका जवाब देना है, इसमें ए बी सी डी, यहाँ पे डी दे रहा है तो डी ऐसे लिख के इसमें ब्रैकेट पे कर दीजिएगा। और नीचे जो है पहला अगर आप छोड़ के, उर्दू में पहला अगर एक छोड़ दिया जाता है इस तरीके से, और नीचे लिखा है जवाब, है ना, जवाब लिखा जाता है। उसके बाद आपको जवाब जिस पे लिखना होता है लिख दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो चलिए मैं ग्लोबल वार्मिंग पे आपको आंसर कर देता हूँ, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 10 नंबर का आपका सवाल का मैंने जवाब लिया है। इसको आपको क्या करना है, लिख लेना है, याद कर लेना अपने माइंड में, अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग एक जोग्राफिया असलाह है जिसे उर्दू में तमादत अर्जी या इल्मी हद्दत कहते हैं, जिसका मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर क्या आप लोग आराम से लिख लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए। मैं इसको करके ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, आराम से वीडियो को देखिए और आंसर के लिख लीजिए। आपको देख लीजिए यहाँ पे बहुत लंबा लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग में, आपको इसको याद कर लेना। ठीक है,
ईद उल फित्र बहुत है, सब पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका आंसर के डाल रहा हूँ। सब्जेक्टिव का 10 नंबर का है। इसके बाद मैं आपको अच्छे से और यानी किताब से भी 10 नंबर का वो भी दे रहा हूँ। तो पहले इसको देख लीजिए आप लोग, आराम आराम से वीडियो को रोक के देख लीजिए, और वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, और अपने दोस्त को भी भेज दीजिए जो भी है बच्चे, ठीक है। और उर्दू जो पढ़ने वाला, क्योंकि हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, उर्दू से लेकर हिंदी हर एक सब्जेक्ट का तैयारी होगा, ठीक है, हमारे चैनल पे। तो देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ तक है बाबू, आप लोग यहीं तक लिखिएगा। जोग्राफिया मसला से निजात पाया जा सकता है ना, तो यहाँ तक था। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग, हो गया। आप लोग वीडियो को रोक रोक के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला नंबर का सवाल मैंने आंसर के डाल दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा बाबू, ठीक है, हो गया। तो चलिए मैंने डी करा दिया, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का होता है बाबू। 5 नंबर के आपके मैट्रिक में भी होता है और 9th में भी होता है। पहला क्वेश्चन है, यानी कि अपने दोस्त को खत लिखिए जिसमें सालाना इम्तहान की तैयारी का जिक्र हो। तो इसमें क्या होता है, आपको अपना तारीख वगैरह जहाँ से लिख रहे हैं वहाँ से लिखना पड़ेगा, और थोड़ा लंबा अपने पेट से मिला के लिखना पड़ेगा। और या में देख लीजिए, या यानी कि दो का जो अथवा नहीं होता है, 2 नंबर हिंदी में अथवा होता है ना, 1 का 2 का जवाब देना होता है। तो इसमें भी है या में, देखिए यह वाला सवाल है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखकर जिसमें इम्तहान फीस माफ़ करने का जिक्र हो। तो ये वाला जो लाइन है, या वाला जो अथवा जिसको हम कहते हैं, ये बहुत आसान है। सिर्फ एक चीज़ को आप अपने यानी कि दिमाग से लिख लीजिए, बहाना मार के इसमें आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। मैंने दरख्वास्त कैसे लिखते हैं प्रिंसिपल के ऊपर या किसी के ऊपर, मैंने वीडियो बना रखा है, नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो में, नहीं तो मैं इसमें बता देता हूँ कैसे इनसे लिखना है। 2 का या, देखिए सवाल आप लिख लीजिएगा, देखिए सवाल नंबर 2 और या ऐसे या का जवाब दे रहे ना, तो या ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा और नीचे जवाब लिख दीजिएगा, ठीक है बाबू। आप लोग समझ रहे मेरी बात। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूँ। दरख्वास्त कैसे लिखते हैं, तो दरख्वास्त थोड़ा लिखना दिक्कत हो सकता है आपको, क्योंकि बाबू दरख्वास्त लिखने के लिए थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए बहाना, है ना। देखिए जैसे आपको लिखने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे बहजू जनाब प्रिंसिपल साहब लिखना है। जिस प्रिंसिपल को लिखना है या हेड मास्टर को पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा बहजू जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ से लिख रहे हैं और जिस स्कूल से, उसका नाम लिख लीजिएगा। तो आहदा हाई स्कूल मुजफ्फरपुर, आपका मान लीजिए सीतामढ़ी है या मुजफ्फरपुर या पटना, मान लीजिए पटना हाई स्कूल मुजफ्फरपुर, जो भी स्कूल का नाम इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आता है मौजू आता है जिस चीज़ के लिए आप छुट्टी आप लिख रहे हैं, तो उसी लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। उसी लाइन में जहाँ पे आपने मजदूर जहाँ इसमें साहब लिखा, उसमें पहला अगर आप छोड़ के आना है, उसमें लिख देना शादी में शिरकत करने के लिए फुर्सत लेने के बारे में। तो यहाँ पे शादी का है ना, तो आपको इसको छोड़िए, यहाँ पे आपका क्या समझना है, फीस माफ़ करना है। तो स्कूल के फीस माफ़ करने के सिलसिले में यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख देना बाबू, ठीक है। उसके बाद देख लिए, उसके बाद मौजू के नीचे आना है, मौजू के एकदम सामने जो पेज लिखिएगा ना, उसके बाद जनाब अली लिखिएगा, जनाब अली लिख दीजिएगा। और जनाब अली लिख देने के बाद क्या करना है, जनाब अली के सामने यहाँ पे जो पहला ग्राफ देख रहे हैं ना, जनाब अली के यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जनाब अली है ना, तो इसके सामने एक पैराग्राफ छोड़ना है और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना मैं बताता हूँ। इसको लिखना है, गुजारिश खिदमत ये है कि आइंदा माह मेरे, देखिए यहाँ पे आपको एक क्या मिलाना पड़ता है, देखिए गुजारिश खिदमत ये है कि इस यहाँ पे क्या स्कूल के माफ़ करना, तो यहाँ पे एक लिखिएगा कि मेरे अब्बू की तबीयत खराब है या उसकी कमाई में, मतलब कमाई में अभी जो है काफ़ी कई तरक्की नहीं है या बहुत बीमार है, उस तरीके से कमाई में यानी इस तरीके से हमारी जो खर्चा घर की नहीं चल पाती है, इसलिए मैं आपका जो है स्कूल का फ़ी नहीं दे पा करता हूँ, इसलिए आप स्कूल की फ़ी माफ़ करने की गुजारिश करेंगे। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा, जो हिंदी में कहते हैं ना, शुक्रगुजार रहूँगा, हिंदी उर्दू में कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। तो यहाँ पे गुजारिश खिदमत ये है कि आइंदा मिट्टी को नहीं देखना है, आपको देखना है गुजारिश खिदमत ये है कि मेरे वालिद की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, इसीलिए मैं आपके स्कूल में पढ़ रहा हूँ। या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। गुजारिश खिदमत ये है कि मेरा नाम ये है, मैं आपके इस स्कूल में पढ़ता हूँ, नहीं मेरा नाम ये है, जो भी नाम आपका होगा वो नाम लिख दीजिएगा। मेरा नाम ये है, मैं आपके जो भी स्कूल होगा, मैं आपके इस स्कूल का तालिबे इल्म हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा तालिब इल्म हूँ, और मेरे अब्बू जान की बहुत दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, इसी कारण घर में जो है खर्च भी अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है, इसीलिए मैं आपके स्कूल फ़ी देने में बहुत दिक्कत मुझे आ रही है, इसलिए आप मुझे
इसका आप मेरी स्कूल फ़ी माफ़ करने की गुजारिश करेंगे, लिख दीजिएगा इस तरीके से। इसके लिए मैं आपका हमेशा गुजारिश यहाँ पे इधर क्या कहेंगे क्योंकि हाजिर हो जाऊँगा, इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, इस तरीके से लिख देना हो गया। उसके बाद लिखना है फ़कत, यहाँ पे इस तरीके से लिख दीजिएगा आप लोग लेफ्ट साइड में। उसके बाद आपका फरमा बरदार लिखिएगा, फरमा बरदार नहीं, फरमा बरदार या फरमा बरदार, आपका जो नाम हो नाम लीजिएगा, दर्जा होगा 10वां, दर्जा 10वां लीजिएगा, रोल नंबर हो गया बात का। इस तरीके तारीख जैसे हिंदी में मारते हैं ना डिलीट करके, तो इससे भी मार सकते हैं, जैसे तारीख ऐसे मारते हैं हिंदी में, है ना। तो इसमें क्या कीजिए आप लोग ऐसे मारिएगा और इस साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तारीख इधर लिखना और इस साइड इधर लिखना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है ना एग्जाम। मैं आपको 10वां में इतनी आसानी से बताऊँगा इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाए आप लोग, क्योंकि वहीं आंसर हर एक चीज़ सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अब चलिए हम किताब की ओर चलते हैं बाबू। देखिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब हमको चलना है तीसरे नंबर क्वेश्चन की। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है दराजी सवालात में से किसी 10 सवालों का जवाब मुख्तसर दीजिए। यानी कि आपसे 20 क्वेश्चन पूछा गया, देख ले सकते हैं आप यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको जवाब कितना का देना है, 2 का, है कि नहीं। याद रखिएगा 20 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा, जिसमें आप सिर्फ 10 का आपको जवाब देना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको याद हो उसका देना। मैं आपको जो आंसर खोज के बताया हूँ उसका बताऊँगा। पहला ऑप्शन नंबर बी है, मैं ए को छोड़ दिया हूँ क्योंकि आपको सिर्फ 10 का देना है ना, तो जो भी दीजिए। बी नंबर 3 का बी का सवाल का जवाब का आंसर है, यहाँ सवाल पर देख लीजिए, कह रहा है कृष्णचंद्र के किसी 2 नाविल के नाम लिखे। तो कृष्णचंद्र के किसी 2 नाविल का नाम लिखना है। चलिए मैं इसका आपको आंसर के देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं बाबू, मैं आप सभी के लिए आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूँ। देखिए कृष्णचंद्र का था ना, तो आंसर है कृष्णचंद्र के 2 नाविल दर्जा झील है, यहाँ पे ऐसे दे देना है। उसके बाद पहला नंबर में आपको आना है नीचे में, और रोमन में ऐसे लिखना, मैंने इस तरीके से लिखा है, रोमन में लिखना है पहला शिकस्त, और फिर उसके बाद पहला अगर आप छोड़ना है या उसी के साइड में लिख सकते हैं, या पहला अगर आप छोड़ के 2 नंबर रोमन में आपको लिख देना है क्या, जब खेत जागे, है ना, जब खेत जागे, याद रखिएगा। ये उनकी ये है, क्या है, नाविलें हैं 2। तो कृष्णचंद्र के हो गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया है ना बाबू, बी नंबर क्वेश्चन का था ना, बी नंबर क्वेश्चन का 3 का जो बी था हो गया है ना, ए को छोड़ दिए, बी का आपको आंसर देना है। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है आपका हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह कौन था। मैं जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। और अगला क्वेश्चन है मोहम्मदन एंग्लो दी है जो है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने काम किया। तो इस दोनों का मैं एक साथ आंसर बताता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ और सारा का एक ही आंसर दे दूँ, ऐसे रहेगा, ठीक। बताइए आप लोग। तो चलिए मैं आपको इस दोनों का सी और डी का आंसर पहले बताता हूँ, ठीक है। हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद एंग्लो कॉलेज किसने काम किया। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बाबू देख सकते हैं आंसर के आ चुका है, देख सकते हैं हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर था। तो याद रखिएगा इसका ये आंसर राइट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था ना उसका, यानी कि मोहम्मद एंग्लो कौन था कि नहीं देख लीजिए क्वेश्चन इसका है मोहम्मद एंग्लो, मोहम्मदन था ना, तो यहाँ पे मोहम्मद लिखा गया है, आप लोग मोहम्मदन लिख लीजिएगा, ठीक है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने काम किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है इसका आंसर बाबू, ठीक है, ये आंसर याद रख लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका आंसर हम बताते हैं। तो यहाँ पे हमने मोहम्मदन था, तो मोहम्मदन मैंने छोड़ दिया था, आप लोग मोहम्मद लिखा था मोहम्मदन आप लोग लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं होगी, ठीक है। मोहम्मदन एग्रीकल्चर कॉलेज और सर सैयद अहमद खान ने काम किया था, हो गया। चलिए ई काम छोड़ देते हैं, एफ का भी छोड़ देते हैं, और जी देख लीजिए बाबू, आप लोग जी देख लीजिए। जी नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब कायम हुआ। तो कब हुआ, तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं ना। ये आपका देख लीजिए सवाल का जी है, आंसर है ना। कौन सा सवाल आपका 3 ना है, हाँ 3 का जी है, याद रखिएगा। कौन सा सवाल का है, 3 का जी है, ठीक है। और उसका आंसर आपको देना है, याद रखिएगा। कैसे आंसर देना मैं आपको बता दूं, सवाल नंबर ऐसे 3 लिख देना है ना, और उसका जी है तो जी ऐसे करके ऐसे ब्रैकेट में देकर नीचे पैराग्राफ छोड़ के जवाब लिखना है ना। बहुत आसानी होगी आपको लिखने में। चलिए इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ बाबू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ चुका है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाबू। आंसर है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 18 दिसंबर 1885 ईस्वी में कायम हुआ। तो ये है इसका आंसर, याद रखिएगा जी के आपका। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, याद रखिए मेरे बाबू, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को चलते हैं, इसको आप आराम से तो देख लीजिए मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। इसके लिए तो आपका लाइक बनता है कि नहीं, और वीडियो को शेयर करना जरूर बनता है, और हमारे चैनल पर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको उर्दू का एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने वाला हूँ, और मुस्लिम बच्चों के लिए खासकर, और हर एक सब्जेक्ट का आंसर क्या अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, हमारे इस वीडियो जो देख रहे हैं ना उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का पहले से डला गया हुआ, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का तो लिंक है ही बाबू, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जी का हमारा हो चुका है बाबू, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन एच वाला को भी छोड़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं और देख लीजिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं के का, यानी के का हम लोग जवाब देंगे, है ना। बर्क के वालदैन का नाम लिखे, वालदैन में दोनों आता है, माँ और बाप दोनों आता है ना, तो उनके नाम लिखते हैं। तो चलिए के का हम लोग 3 के का आंसर देते हैं। तो 3 का के का आंसर क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ बाबू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या हमारे पास आ गया, कह रहा है कि बर्क के वालदैन का नाम सैयद शाह मोहम्मद कादिर रिजवी और महमूदा खातून था, याद रखिएगा। ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये ऐसी है, ठीक है। यहाँ पे डोंट ऐसी है, महमूदा खातून आप लोग देखिएगा, महमूदा खातून था। तो यहाँ पे हो चुका है बर्क का। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इसीलिए आप लोग का अगला बैच शुरू करूँगा, तो उर्दू का हर एक चैप्टर और ग्रामर एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग जुड़ जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते बाबू हम लोग, ठीक है। तो बाबू हमारा यहाँ पे के वाला भी हो चुका है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, एम कह रहा है बेकल उत्साही यानी बेकल उत्साही का असल नाम क्या है ना, बेकल उत्साही का असल नाम क्या है। और एन में है मुस्लिम लीग का पहला जलसा कहाँ हुआ था। तो मैं आपको दोनों का आंसर के बताऊंगा एक साथ, एम का भी 3 का और एन का भी, है ना। एम के बाद एन आता है कि पहले एन आता है, तो एम का भी बताऊंगा कि असल नाम क्या है, मुस्लिम लीग का पहला खुलासा कहाँ हुआ था, जलसा हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जगह का नाम बोला है। तो दोनों का आंसर बताऊंगा। तो चलिए इसका मैं आपको आंसर के बताता हूं बाबू, है कि नहीं। तो बाबू देख लीजिए मैं आप सभी के आंसर के लेकर हाजिर हो गया हूँ। यहाँ पे मुस्लिम लीग का पहला जलसा ढाका में हुआ था, याद रखिए कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ, ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पे तारीख नहीं दी हुआ है, जो पूछ रहा है हमको वही जवाब देना है। तो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग का पहला जलसा ढाका में हुआ था, याद रख लीजिएगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देना, बना था ना, यानी कि बताना था। देखिए फटाफट बता रहा हूँ ना आप लोग को, तो जबान में लड़खड़ा जा रही है ना। तो चलिए इसका भी अगला क्वेश्चन का देख लीजिए, बेकल उत्साही का असल नाम क्या था, उसका आंसर था ना, जवाब देना था ना। तो बेकल उत्साही का असल नाम मोहम्मद सफ़ी लोदी है। तो इसका भी हो गया, यानी आपका एम का भी हो गया और एन का भी हो गया, है ना। तो बस कुछ और क्वेश्चन बचा है, तो उसका भी जवाब दे देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बाबू। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है ना। हम लोग ओ को छोड़ते हैं और पी को देखते हैं। पी का देख लीजिए, इस नकरा की तारीफ कीजिए। तो इसका हम लोग 3 का पी का आंसर देख लेते बाबू, ठीक है। चलिए 3 का पी आप देख लीजिए, इस नकरा की तारीफ कीजिए, यानी इस नकरा के बारे में हमको बताना है। चलिए इस नकरा का हम लोग आंसर के देख लेते बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर के मैंने लिया है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है बाबू। देखिए यहाँ पे मुझसे कुछ छूट गया है, यहाँ पे इस्म नकरा होना चाहिए, इस्म नकरा, यहाँ पे इस्म नकरा होगा, ठीक है। इस्म नकरा उसे कहते हैं, यहाँ पे मैंने जब टाइपिंग किया तो गलती होगी मुझसे, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इस्म नकरा उसे कहते हैं, यहाँ पे इसको मना को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस्म, है ना, यानी कि आपका इस्म का पूरा तो इस्म इस तरीके से लिख लीजिएगा, और इस्म नकरा, है ना, इस्म नकरा उसे कहते हैं जिससे यहाँ पे जिससे किसी आम नाम और आम ज़ात का इल्म हो, उसे इस्म नकरा कहते हैं। तो आपको इससे लिखना है, यानी इस्म नकरा उसे कहते हैं जिससे, यहाँ पे से भी छूट गया, ठीक है, जिससे किसी आम नाम और आम ज़ात का इल्म हो, उससे इस्म नकरा कहते हैं, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, शुरू में बता सकते हैं जिससे आम नाम और ज़ात का इल्म इस्म नकरा कहते हैं, या इस्म नकरा उससे कहते हैं जिससे आम नाम और आम ज़ात का इल्म हो। तो यहाँ तक कीजिए बाबू, आप लोग समझ गए, उम्मीद हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू, ठीक है। देखिए हमारा जो है आखिरी 10वां क्वेश्चन है ना, 9 तक मैंने बता दिया है, आपको लास्ट क्वेश्चन बताना है, ठीक है मेरे बाबू, यानी प्यारे स्टूडेंट। तो देख लीजिए आखिरी जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे, कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन के जुबैर रिजवी की पहली तहरीर किस रिसाले में शाये हुई। तो कहाँ हुई, तो पाकिस्तान कराची में हुई थी। लेकिन चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या है, तो ये आपके 3 नंबर का टी नंबर का आप सवाल है, उसका आपको जवाब लिख लीजिएगा, टी का आंसर आप इस तरीके से लिख के ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बाबू आपको, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपका आंसर के लेके हाजिर हो गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बाबू, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है जुबैर रिजवी की पहली तहरीर माह नो कराची रिसाले में शाये हुई। तो ये इसका आंसर बाबू, है ना। इसका परफेक्ट और राइट आंसर ये हुआ, यानी कि अभी 9 ही क्वेश्चन हुआ, 1 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया बाबू, इसका जुबैर रिजवी वाला हो गया, तो इसका आप लोग छाप लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का हम लोग चलते बाबू, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था, ये 9 ही क्वेश्चन हुआ था ना। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे दिए हुआ क्यों दिए हुआ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जलियांवाला बाग गोली कांड कब हुआ था, है ना, क्यों का है, यानी कि ये आपके 3 नंबर का क्यों का जवाब है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, कह रहा है जलियांवाला बाग गोली कांड कब हुआ। तो चलिए इसका भी हम आंसर देख लेते हैं बाबू, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे बाबू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जवाब है कि जालियांवाला बाग गोलीकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था। तो यहाँ तक आपको लिख देना है ना। तो आपको यहाँ तक 10 सवाल आपको क्लियर हो गया ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 नंबर का सवाल में दिक्कत है, तो उसको भी चलिए हम 5 नंबर को बताते हैं। तो यहाँ पे 10 मैंने आपको बता दिया, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा बाबू। चलिए हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, यानी कि हमारा 5 नंबर ही होगा। 2 नंबर का मैंने 10 सवाल बता दिया, ठीक है। 5 नंबर देख लेते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 10 क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि दर्जनशील सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए, है ना। यानी 5 सवाल है, 5 सवाल में से हमको सिर्फ 3 का जवाब देना है, तो 5 नंबर का होता है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं, एक करके हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ना। यहाँ पे क्वेश्चन पहला कह रहा है क्या है, 4 का 1 क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि अफसाना पूरे चांद की रात का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। तो 4 का 1 का हम लोग चलिए आंसर आपको देते हैं, और 5 नंबर ही है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बाबू देख सकते हैं, पहला का यहाँ पे आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ये अफसाना कश्मीर के हुसैन क्या है, वर्णलीन सरजमीन की एक खूबसूरत दास्तान है। इस अफसाने में बहारों की सरजमीन कश्मीर की हुसैन, वादियों, पहाड़ों और क्या है झीलों का जिक्र है। फूलों हुसैन, पौधों और खूबी के दरख्तों के अलावा हरी भरी खुशनुमा घास और बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की चोटियों की मंजर निगारी है। साथ ही 2 मासूम दिलों की दर्द भरी एक दास्तान भी है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, यहीं तक लिख लीजिएगा, बहुत बड़ी बात है कि नहीं। उतना लंबा क्या लिखने जाइएगा, है कि नहीं, यहीं तक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत लंबा हो जाएगा वैसे लिखिएगा, क्योंकि शॉर्टकट है, आपको प्रैक्टिस करने से मतलब है ना। तो यहाँ तक लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि कॉपी वगैरह तो चेक होगा नहीं आपका, है ना, बस प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो यहाँ तक इसका आंसर लिख लीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन ये वाला, अफसाना पूरे का मैंने आंसर आपको बता दिया, एक आराम से जाने की है ना। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन 3 बताते हैं ना, 3 को मैं आपको बताता हूँ। चलिए बी हो गया यहाँ पे, तालीम जदीद वाली छोड़ देते हैं, ये है मेरा हिंदुस्तान। हाँ, सी देख लीजिए बाबू, आप लोग सी देख लीजिए। यहाँ पे सी का मैं आंसर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सी का ये है, मेरा हिंदुस्तान के शायर के ख्याल में उसका वतन कैसा और कहाँ है। तो चलिए सी नंबर का 5 नंबर का आपका मैं आपको जवाब बताता हूँ बाबू, फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन जो उसका भी बता दूंगा। चलिए इसका आंसर की मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं आंसर के लेकर यहाँ पे हाजिर हो चुका हूँ बिल्कुल। यहाँ पे इस गीत में शायर ने अपने वतन हिंदुस्तान से अपनी अटूट गहराई मोहब्बत का इजहार किया है। इसके हर बंद में हिंदुस्तान के हसीन मनाजिर को पेश किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आराम से देख लीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए। मैं इसको जूम कर देता हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो, देख सकते हैं इस तरीके से बहुत लिखा हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से लंबा है, तो इसको देख लीजिए, है ना। तो आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, और नहीं समझ में आता तो वीडियो को स्किप करके आराम से रोक के देख लीजिएगा, एकदम राइट इस तरह यही एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 नंबर तक हो गया, आंसर के मैंने दे दिया। चलिए आखिरी क्वेश्चन का जो है उसका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बाबू। हाँ बाबू, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सी नंबर का हो गया, और आखिरी क्वेश्चन डी ई छोड़ते हैं और हम चलते हैं एफ नंबर में, है ना। 5 सवाल पूछता है, इसमें सिर्फ 3 का जवाब देना है। 2 का मैंने बता दिया आपको, एफ है। एफ में कह रहा है दरअसल इसम से किसी 5 की जीद लिखे जाने उल्टा बनाना है, मैंने बताया ना अजदाद। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 नंबर सवाल है, 3 का जवाब कैसे लिखना है, 3 नंबर सवाल है, यानी सवाल नंबर ऐसे लिखना है। सवाल नंबर 3 यहाँ पे लिखा है। सवाल नंबर 3 का क्या नंबर का जवाब दे रहा है, एफ का दे रहा है। एफ का कितने नंबर का दे रहे हैं आप जवाब, मान लीजिए एफ का 1 नंबर, तो यहाँ पे ब्रैकेट में डालिएगा, यहाँ भी ब्रैकेट में डालिएगा, इस तरीके से ब्रैकेट में डालिएगा, ठीक है। यानी जैसे एफ का दे रहे हैं 3 का एफ, तो 3 नंबर सवाल लिखिएगा, उसका एफ को ब्रैकेट में डालिएगा, और 1 का जवाब दीजिए तो 1 को भी रोमन वाले में ऐसे ब्रैकेट में डाल के नीचे से जवाब लीजिएगा। ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है मेरे बाबू, ठीक है, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट, है ना। तो देख लीजिए पहला, दरअसल इसमें से किसी 5 की जीत बनाए, तो यहाँ पे असल है, तो असल का हम छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए नूर का बताऊंगा, नूर का जुल्मत होता है, तस्कीर का नहीं, आम का खास हो जाएगा इस तरीके से, और आमद का छोड़िए, करीब का दूर हो जाएगा। यहाँ पे जदीद का कदीम, हराम का हलाल, दिन का रात हो जाएगा, है ना। चलिए इसका मैं आंसर आपको देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे आंसर के लेके हाजिर हो चुका हूँ, आपका 5 नंबर का जो है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 6 आंसर बता दिया हूँ। लेकिन जो आपको मैं लिख दीजिएगा, नूर का जुल्मत हो जाएगा, नूर का क्या होगा आंसर, जुल्मत। आम का क्या होगा, खास हो जाएगा आंसर, है ना। करीब का था तो दूर हो जाएगा, है ना। जदीद था तो कदीम हो जाएगा। क्या था, हराम था तो हराम का हलाल हो जाएगा, दिन था तो रात हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 6 का आपको आंसर दे दिया है, यहाँ पे उल्टा सीधा, बहुत आसान है 5 नंबर मेरे प्यारे लाना, है ना। इसका मैं आपको एकदम बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा उर्दू में, मैट्रिक एग्जाम में। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, उर्दू वाले बच्चे, क्योंकि हर एक उर्दू की एक चीज़ अब मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और हर एक आंसर के मेरे टेलीग्राम में है, जाइए, टेलीग्राम का लिंक है हमारे वीडियो के अंदर, टेलीग्राम में जाइए, लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद हर एक सब्जेक्ट का आंसर मिल जाएगा आपका बाबू, ठीक है। अब बहुत कर डला भी गया हुआ है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।